Hello student, today we are going to start chapter 3 India's external relation और India's foreign policy। इस चैप्टर के जो मेजर टॉपिक्स हैं वो हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज चेंजिंग रिलेशंस विद अदर नेशंस, यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल एंड इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार। एंड इन लास्ट वी विल रीड इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये जो कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन इसमें हमें डिस्कस करने हैं, जैसे यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल, इंडियाज़ एंड और ये जो हमारे नेबर कंट्री है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ऑलमोस्ट हम इन सब कंट्रीज़ के जो रिलेशन है वो हम इंडिया के साथ डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। इस चैप्टर में हम इनको अगेन हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी हम देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी क्या है। ये पेज नंबर 66 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट पैरा। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन रिफ्लेक्ट द इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो फॉरेन पॉलिसी होती है किसी भी कंट्री की, किसी भी नेशन की, वो उसके डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर को रिफ्लेक्ट करती है कि उसके डोमेस्टिक और एक्सटर्नल क्या क्या फैक्टर है जिस पर ये कंट्री बेस्ड है। देयरफॉर द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। ऑलमोस्ट हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में उन सभी आइडियल्स को इंक्लूड किया जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो आइडियल्स थे, उन्हीं को ही हमने इंक्लूड किया। बट एज वेल एज हम वी गॉट इंडिपेंडेंस इन कोल्ड वॉर एरा एंड यूएनओ फॉर्मेशन। तो देन जब कोल्ड वॉर इरा में जो हमारे वर्ल्ड के जो रिलेशन थे उन पर सभी पर किसका इम्पैक्ट था? कोल्ड वॉर का था। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी उसके जो इम्पैक्ट है कोल्ड वॉर के और यूएनओ के इम्पैक्ट आ गए। बट इंडियाज अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस कंसिडर्ड विद द बिगनिंग of the Cold War era. As you read in the first chapter of the book Contemporary World Politics, this period was marked by the political, economic and military confederation at the global level between the two blocks led by the superpowers, the US and USSR. इनको हम डीपली फर्स्ट चैप्टर में रीड कर चुके हैं। The same period also witnessed development लाइक द यही जो पीरियड था वो डेवलपमेंट का पीरियड था। जैसे यूएन की जो फॉर्मेशन है वो भी इसी पीरियड में हुई है, और जो क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इसी पीरियड में जो न्यूक्लियर वेपन का जो क्रिएशन है जो सभी कंट्रीज़ ने स्टार्ट कर दिया था। द एमर्जेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, और इसी पीरियड में ही जो चाइना जो कंट्री है उसका एमरजेंस हुआ। एंड द बिगनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन सो इंडिया, और डीकोलोनाइजेशन का मीनिंग है कि ऑलमोस्ट जो एशिया और अफ्रीका के जो कंट्री ब्रिटेन के अंडर थे, जो कॉलोनियल कंट्री थे, इसी पीरियड में वो उन कंट्री को धीरे धीरे इंडिपेंडेंस मिलना स्टार्ट हो गया था, इन फ्रीडम मिलना स्टार्ट हो गया था। सो इंडियाज लीडरशिप हैंड टू परस्यू द नेशनल इंटरेस्ट विद इन द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट। तो हमने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है वो इस इंटरनेशनल सिनेरियो को ध्यान में रखकर हमने फॉरेन पॉलिसी बनाई है। तो ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का हो गया। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें नेहरूज रूल। एक्चुअली बच्चों के नेहरू हमारे कंट्री के 1947 से 1964 तक वो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे और हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी वही थे। तो हमारी जो कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसके जो फ्रेमर है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो ये नेक्स्ट आपका यही टॉपिक है कि नेहरू का क्या रोल था। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द सेटिंग ऑफ द नेशनल एजेंडा। ही वाज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर, thus both as the prime minister and the foreign minister be exercised performed influence in the formulation and implementation of India's फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1946 टू 1964। कि जैसे हमें जो फ्रीडम है वो 47 में मिली है, लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के माइंड में ये जो ड्राफ्ट है वो पहले से ही 46 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया था तभी से ही बन गया था कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है और क्या क्या इसमें हम फैक्टर इंक्लूड करेंगे। द 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के 3 जो ऑब्जेक्टिव थे मेन फॉरेन पॉलिसी के, इंडियन फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन के। फर्स्ट, टू प्रिजर्व द हार्ड अर्नड सॉवरेनिटी। वेरी फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमने बड़ी
मुश्किल से, बड़ी डिफ़िकल्टी से, बड़ी सेक्रीफाइस से जो हमने फ्रीडम अचीव की है, वो हम उसको प्रिजर्व रखेंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव था प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और जो हमारी सीमा पर जो इंटीग्रिटी है, जो सीमा पर जो हमारी सुरक्षा है, उसको हम प्रिजर्व रखेंगे। और थर्ड था दी प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कंट्री में हम जो डेवलपमेंट है, रैपिड डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया के लिए फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम किया था। Nehru wished to achieve these objectives through the strategy of non-alignment। ये जो हम 3 ऑब्जेक्टिव्स है, नेहरू जी उनको नॉन अलाइनमेंट के थ्रू अचीव करना चाहते थे। नॉन अलाइनमेंट का भी टॉपिक हमारा फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस हो गया था, लेकिन इस चैप्टर में हम फिर से उसको डिस्कस करेंगे। There were of course parties and groups in the country and believed that India should be more friendly with the bloc led by US because that bloc claimed to be pro-democracy. Among those with thought on these lines were leaders like Dr. Ambedkar. Some political parties which were opposed to communism also wanted Jansangh and later the Swatantra Party, but Nehru पोजेस्ड कंसिडर्ड ली अवे इन फॉर्मेटिंग फॉरेन पॉलिसी। ये फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको समझाया था कि जो इंडिया में काफ़ी जो लीडर थे, जैसे B.R. अम्बेडकर थे, और भी B.R. अम्बेडकर के साथ जो बड़े बड़े लीडर थे, वो ये चाहते थे कि इंडिया शुड ज्वाइन द ब्लॉक ऑफ US, देन इंडिया कैन गेट रैपिड डेवलपमेंट इन द कंट्री। बट जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके इन कॉन्सेप्ट को नेगलेक्ट करके अपनी जो एक फॉरेन पॉलिसी है उसको फ्रेम किया। उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेन जो अपनी पॉलिसी का, फॉरेन पॉलिसी का जो बेस रखा था, वो रखा था नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को, कि गुट निरपेक्ष को, कि कब कोई किसी के साथ भी किसी भी ब्लॉक को वो ज्वाइन नहीं करेंगे। इट वाज अ मूवमेंट इन 1961। ये जो मूवमेंट था 1961 में स्टार्ट हुआ था, और ये बेलग्रेड में इसका फर्स्ट समिट हुआ था। इसके प्रिंसिपल्स क्या थे नॉन अलाइनमेंट के? फर्स्ट, टू इस्टेब्लिश पीस एंड ऑर्डर, कि पूरे वर्ल्ड में, कंट्री में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करना। सेकंड, टू अपोज राशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो जाति के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको अपोज करना। कीपिंग अलूफ फ्रॉम मिलिट्री कैंप, और जो मिलिट्री कैंप बने हुए, जैसे ये जो दोनों जो पावर ब्लॉक थे, वो जो मिलिट्री कैंप बना रहे थे, जैसे उन्होंने नाटो बनाया, उन्होंने वार्सोवा पैक्ट किया, उनसे डिस्टेंस बना के रखना, यानी उनको ज्वाइन नहीं करना। टू वर्क फॉर डिसआर्मामेंट ऑफ आर्म्ड रेस, अभी हमने इसमें जो मैंने आपको मेजर टॉपिक बताए उसमें रीड किया, बताया था ना, न्यूक्लियर प्रोग्राम, कि जो ये डिसआर्मामेंट को इनकरेज करना, कि जो कंट्री है वो आज न्यूक्लियर वेपन बनाए ही ना। नेक्स्ट जो एक और ऑब्जेक्टिव वो क्या था, वो टू एंड कॉलोनियलिज्म, कि जो ऑलमोस्ट कंट्री को फ्रीडम मिल रही थी, लेकिन कम्प्लीटली जो कॉलोनियलिज्म है उसका एंड करना। तो ये सारे जो नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट के जो ऑब्जेक्टिव थे, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स है। डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स को भी आप समझ ही गए होंगे कि इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग वही है कि जो 2 ब्लॉक बने हुए थे उनसे दूरी रखना, किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन न करना। डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, द फॉरेन पॉलिसी क्लियरली इंडिकेटेड आवर चेरिश्ड ड्रीम ऑफ अ पीसफुल वर्ल्ड। This adopting policy of NAM, we should be able to contribute to the UN peacekeeping operations। इसलिए हम जो UN ने पीस कीपिंग ऑपरेशन चलाए उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सके। इंडिया डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन एनी पावर ब्लॉक्स एज इट वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंसेस लेड बाय USA and USSR। While India was making effort to convince other developing countries to join non-alignment, Pakistan joined the US-led military alliances। इंडिया ने खुद भी नॉन अलाइनमेंट को फॉलो किया एंड अदर कंट्री को भी कन्विंस किया कि दे शुड आल्सो ज्वाइन नॉन अलाइनमेंट। बट पाकिस्तान जो हमारा नेबर कंट्री भी है और हमारा ही एक कंट्री का पार्ट है, पाकिस्तान ने US के जो पावर ब्लॉक को है उसने ज्वाइन किया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका
अफ्रो एशियन यूनिटी मीन्स कि अफ्रीका और एशिया के जो कंट्री थे, जो कॉलोनियल कंट्री थे, ब्रिटिश कंट्री थे, उनको भी इसी पीरियड में फ्रीडम मिली है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ ऐसे आइडियल्स रखे, ऐसे प्रिंसिपल रखे कि जिससे कि अफ्रीकन जो कंट्री और एशियन कंट्री है उसमें यूनिटी आ जाए। अगर ये हम पहले हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि अगर कंट्रीज़ में किसी कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ में यूनिटी नहीं है तो वो उन कंट्री के कॉलोनियल कंट्री बनने का ज़्यादा जो फियर होता है, क्योंकि जो पावरफुल कंट्रीज होते हैं तो वो उस पर उनको अपना एक कॉलोनियल कंट्री बनाने की कोशिश करते हैं, उसको अपने अंडर लेने की कोशिश करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक पॉलिसी बनाई थी कि एफ्रो एशियन यूनिटी किस तरह से इस्टेब्लिश हो सकती है। ड्यू टू इंडिया साइज, लोकेशन एंड पावर पोटेंशियल, नेहरू ड्रीम्ड ऑफ मेजर रोल फॉर इंडियाज वर्ल्ड अफेयर्स, स्पेशली ऑफ इन एशिया। इंडिया ने अपनी नेहरू जी का एक ड्रीम था कि वो किस तरह से इंडिया के जो वर्ल्ड के जो अफेयर है उसमें कनेक्ट करे, और ख़ासकर एशिया में इंडिया के सभी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन कनेक्ट करें। अंडर द नेहरू's लीडरशिप इंडिया मेड कॉन्टैक्ट विद न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। और नेहरू जी की लीडरशिप में एशिया और अफ्रीका के जो न्यूली कंट्री थे, न्यूली कंट्री मीन्स जो जिनको इसी पीरियड में फ्रीडम मिली थी, उनके साथ जो है वो कॉन्टैक्ट डेवलप हुए। ड्यूरिंग 1940 and 1950s, नेहरू और एडवोकेटेड विद ग्रेट इथ्यूजम टू सपोर्ट द एशियन यूनिटी। 40 से लेकर 50 तक जो है नेहरू ने एशियन यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ये जो नेहरू जी के जो कॉन्सेप्ट है वो बिफोर फ्रीडम ही स्टार्ट हो गए थे। अंडर दिस लीडरशिप इंडिया होस्टेड द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947। इसके लिए इंडिया ने एक एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस भी होस्ट की थी मार्च 1947 में, जब तक हमें फ्रीडम नहीं मिली थी, 5 months बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडिया इवन मेड एफर्ट टू सपोर्ट द लिबरलाइजेशन मूवमेंट ऑफ इंडोनेशिया टू फ्री इट फ्रॉम द डच कॉलोनियल रूल। जो इंडोनेशिया है, ये आपका 9th में चैप्टर आया था हिस्ट्री में, उसमें इंडोनेशिया के बारे में आया था कि वहाँ पर ब्रिटेन का नहीं, डच का वो रूल था, वहाँ उसको भी फ्री करवाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एफर्ट किया। एफ्रो एशियन मीटिंग हेल्ड इन द इंडोनेशिया सिटी ऑफ बांडुंग इज़ कॉमनली नोन एज द बांडुंग कॉन्फ्रेंस। इंडोनेशिया का एक शहर है बांडुंग, वहाँ पर एफ्रो एशियन मीटिंग भी हेल्ड की गई थी, जिसको बांडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। दिस कॉन्फ्रेंस वाटरशेड इन इंडियाज engagement with the newly liberated countries of एशिया एंड अफ्रीका। तो ये सारे जो एफर्ट थे वो एफ्रो एशियन यूनिटी के लिए, ये इसमें ये मैंने आपको सारी समरी बताई है। ये आपका बुक में ये जो पहरा दिया हुआ मैंने इसकी सारी समरी बताई है आपको, आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। चाइना का जो एमरजेंस है वो भी इसी पीरियड में हुआ एज ए कम्युनिस्ट कंट्री। इंडिया और चाइना के बीच में नेहरू जी के टाइम बहुत अच्छे रिलेशन थे, और इन्होंने पंचशील का जो पॉलिसी है उसको फॉलो करने का प्रॉमिस किया था। पंचशील क्या है? पंचशील रेफर्स टू द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस दैट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1954। ये जो पंचशील है ये 5 जो है सिद्धांतों का एक ग्रुप है, और जिसे 1954 में इंडिया और चाइना ने साइन किया था और उसे फॉलो करने का प्रॉमिस किया था एक दूसरे से। पंचशील में क्या है? 5 सिद्धांत। फर्स्ट, ईच कंट्री शुड रिस्पेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, की दोनों ही कंट्री एक दूसरे की जो इंटीग्रिटी है और सॉवरेनिटी है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। सेकंड, एक कंट्री शुड नॉट इंटरफेयर विद द इंटरनल अफेयर ऑफ अनदर कंट्री, और दोनों में से कोई कंट्री एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा। थर्ड, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, यानी कि कोई भी एक दूसरे पर जो है गुस्से से काम नहीं लेगा, एग्रेशन से काम नहीं लेगा। फोर्थ, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ इक्वलिटी रखेंगे और म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए काम करेंगे। एंड फिफ्थ, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि वो एक सहअस्तित्व में, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में ट्रस्ट करेंगे। तो ये जो पंचशील का सिद्धांत था जो इंडिया और चाइना ने 54 में साइन किया था, इसके बाद जो इंडिया है वो बिल्कुल इंडिया चाइना पे ट्रस्ट करने लग गया। तो उसे कभी भी ऐसे नहीं लगा, ऐसा सोचा नहीं कि चाइना कभी भी उस पर अटैक कर सकता है।
अब ये जो है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना क्या है, इंडिया स्टार्टेड ऑन अ फ्रेंडली नोट विद चाइना विच वाज नॉट देयर विद पाकिस्तान। इंडिया रिकोगनाइज चाइना एज अ कम्युनिस्ट नेशन टू। इंडिया ही एक ऐसा फर्स्ट कंट्री था जिसने उसको एक कम्युनिस्ट कंट्री के तौर पर सबसे पहले मान्यता दी थी। इंडो चाइना रिलेशनशिप बिकेम स्ट्रोंगर विद पंचशील, जो मैंने अभी आपको समझाया, पंचशील के कारण इंडिया और चाइना के रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। व्हेन चाइना क्लेम्ड अक्साई चीन एरिया एंड नेफा विद इन देयर टेरिटरी, कॉन्फ्लिक्ट विद इन टू कंट्री स्टार्टेड। और जब चाइना ने अक्साई चीन जो ये इंडिया का पार्ट है उस पर अपना अधिकार जमाना और नेफा पर अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया, तब दोनों कंट्रीज़ के बीच के जो रिलेशन है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। आल्सो एनेक्शन ऑफ तिब्बत बाय चाइना कॉज्ड टेंशन बिटवीन इंडियन, और तिब्बत भी इंडिया का ही पार्ट था और तिब्बत को भी चाइना ने अपने कंट्री में अनेक्स कर लिया। तब जो इंडिया और चाइना के जो टेंशन है वो क्रिएट हो गई। तो इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन क्रिएट होने का जो रीजन थे वो था, फर्स्ट था अक्साई चीन, सेकंड नेफा, थर्ड एनेक्शन ऑफ तिब्बत, फोर्थ दलाई लामा, शेल्टर ऑफ दलाई लामा इन इंडिया। दलाई लामा कौन थे? बौद्ध जो रिलीजन है उनके वो स्पिरिचुअल गुरु है और वो चाइना में रहते थे, लेकिन चाइना में उनको देश निकाला दे गया। उसके बाद इंडिया ने उनको अपने इधर शरण दी है। आज भी वो हिमाचल प्रदेश में है, मंडी में उनका जो आश्रम है वो वहाँ रहते हैं। तो इस कारण भी जो चाइना है वो इंडिया से इरिटेट फील करने लग गया कि हमने जिनको बाहर निकाला है कंट्री से उसको इंडिया ने अपने यहाँ शेल्टर दे दिया। उसके बाद बच्चों ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये सारे जो मैप है वो इंडिया और चाइना के 62 के बारे में दिए होंगे। फिर चाइनाज इन्वेंशन 1962, जो कि एक हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि चाइना ने हमारे ऊपर सडनली जो 1962 में अटैक कर दिया था। चाइना लॉन्च्ड अ स्विफ्ट इन्वेंशन इन 1962 ऑन द डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ नेफा एंड अक्साई चीन। दिस वाज अ बिग ब्लो ऑन इंडियाज इमेज। ये इंडिया ने जो एक इमेज बनाई थी उस पर एक बहुत बड़ा प्रहार था, बहुत बड़ा अटैक था। एज इंडिया हैड टू सीक मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम अमेरिकाज एंड द ब्रिटिश। द वॉर रेज्ड एन अलार्म फॉर इंडियन लीडर टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये एक अलार्म था हमारे लिए कि हम जिनको अपना फ्रेंड समझ रहे हैं वो हमारे फ्रेंड नहीं है। तो ये इन्वेंशन है बच्चों, इसमें और कई चीज़ें आई है, ये आपको रीड करना है।